जो दादा थे शाहिद अफरीदी के साहिबजादा अब्दुल बाकी साहब, हम्म। वो इन्वॉल्व थे इस ओके। ट्राइबल इन्वेजन में। कश्मीरियों के लिए ये डार्केस्ट डे नहीं है, कश्मीरियों के लिए डार्केस्ट डे 22 अक्टूबर है। और खासकर 26 अक्टूबर है, 26 अक्टूबर की रात है। 27 अक्टूबर को पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ की एक ट्विटर पे एक पोस्ट आई, एक्स पे एक पोस्ट आई, जो पोस्ट कह रही है कि ऑन 27 अक्टूबर मार्क्स द डार्केस्ट डे इन द हिस्ट्री ऑफ कश्मीर। काफी लंबी पोस्ट है, वील टॉक अबाउट इट एज वी गो अलोंग। और लेकिन इस पोस्ट ने इतिहास के कुछ पन्ने खोज खोलने पर मजबूर किया। वो पन्ने जो बड़े रक्त रंजित पन्ने हैं, वो पन्ने जो एक डूबते साम्राज्य की, जिसको कहा जाए आखिरी सियासी चाल है। वो पन्ने जो लगता है पिछले 78 साल में बिल्कुल पलटे ही नहीं, जहां दो देश आज भी उसी परिस्थिति में खड़े हैं जैसे वो 78 साल पहले खड़े थे। तो ये कहानी है कश्मीर की। और इस कहानी पे चर्चा करने के लिए हमारे पास एक बहुत ही स्टीम्ड और बहुत ही नॉलेजेबल, जिसको कहा जाए कश्मीर और भी चीज़ों के बारे पर, कश्मीर पे इनकी स्पेशलिटी है, जुनेद कुरैशी साहब, जो एफसास यूरोपियन फाउंडेशन फॉर साउथ एशियन स्टडीज़ के डायरेक्टर हैं। और राइजिंग कश्मीर में मैं इनका बहुत बड़ा, पर्सनली मैं बहुत बड़ा इनका एक एडमायरर हूँ। राइजिंग कश्मीर में इनके लाजवाब कॉलम्स निकलते हैं। वेलकम टू संवाद जुनेद साहब। शुक्रिया मयंक साहब, और बहुत बहुत शुक्रिया आपके। वेरी अ लॉट ऑफ अनडिजर्विंग कॉम्प्लीमेंट्स, बट थैंक यू वेरी मच। मॉडेस्टी अच्छी होती है, पर एक लिमिट के बाद मॉडेस्टी डज नॉट सूट द राइटर, बिकॉज यू डू दैट वेरी वेल। बट वील कम टू द टॉपिक, जो विषय है आज हमारा। तो ये शहबाज शरीफ ने एक पोस्ट लिखी 27 अक्टूबर को लेकर के, बट 27 अक्टूबर 1947, 1947, इस पे जाने के पहले क्या हुआ, इतिहास का एक पार्ट है, एक्सेशन होता है, इन्वेजन होता है, बहुत बड़ा एक पार्ट है जिसपे मैं आऊंगा। बट बिफोर दैट पोजीशन एक स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट है महाराजा हरी सिंह और पाकिस्तान के बीच में। देन शेख अब्दुल्ला हैं इस कहानी में, और इंडियन इंडियन स्टेट है कहानी में, जो बिल्कुल अपने स्ट्रेटेजिक, दोनों देश अपने स्ट्रेटेजिक पोजीशनिंग को देख रहे हैं। 1947, अगस्त 1947 की जो पहले कहानी रही, जो परिस्थितियां थी कश्मीर में, मैं चाहूंगा पहले आप वो हमसे वो परिस्थितियां शेयर करें बिफोर वी प्रोसीड फर्दर। शुक्रिया। इसमें कहीं पर अगर आपको लगे कि कुछ मतलब ज़्यादा एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत है, तो आप ज़रूर उसमें मुझे टोकना। जी। लेकिन अगस्त से पहले भी हमें जाना चाहिए। ये तो सबको पता है, ब्रिटिश जो यहाँ से चले गए, देवर टू एस्पेक्ट्स टू ब्रिटिश रोल इन दिस सब कॉन्टिनेंट। हम्म। एक तो ये था विच वॉज ब्रिटिश इंडिया। हम्म। ब्रिटिश इंडिया, जो ब्रिटिश इंडिया इंडिपेंडेंस एक्ट है, वो हम्म। लागू होता है ब्रिटिश इंडिया पे। हम्म। सो उसके साथ साथ ऑडली 550 560 प्रिंसली स्टेट्स थे, विच वैरी फ्रॉम 3 स्क्वायर किलोमीटर्स टू वट एवर। और उसमें सबसे बड़ों में से एक जम्मू कश्मीर था। तो अगर हम और ये प्रिंसली स्टेट, दे रूल्ड अंडर द पैरामाउंट सी ऑफ द ब्रिटिश क्राउन। सो दे वर नॉट पार्ट ऑफ ब्रिटिश इंडिया। सो जब ब्रिटिश इंडिया यहाँ से चले गए, और जब ब्रिटिश इंडिपेंडेंस एक्ट जो हुआ, इंडिया इंडिपेंडेंस एक्ट, उसमें ये हुआ कि लीगली जो मतलब ये फिर इंटरनेशनल लॉ का एक हिस्सा होता है कि स्टेटहुड कहाँ पर फिर मतलब जिस तरह आपकी विरासत होती है, बाप की विरासत बेटे को जाती है, बेटे, तो स्टेटहुड किसको जाएगा। हम्म। सो इसमें यह था कि जो लीगल रूलर्स थे, जिनको आप महाराजा नवाब जो कह लें, दे वर्चुअली एंड इन प्रैक्टिस दे बिकेम इंडिपेंडेंट हम्म। स्टेट्स। तो ऑटोमेटिकली, तो उसमें फिर ये था कि 3 जून को, एंड आई हैव इट हियर, 3 जून को द ब्रिटिश इंडियन गवर्नमेंट इन 47 formulated a standstill agreement with all these princely states, हम्म। जिसमें इन्होंने ये कहा था कि all the administrative arrangements that existed between the British Crown and the princely state would continue unaltered between the signatory dominions, India and Pakistan, and the state until new arrangements were made.
हम्म, तो सबसे पहले ये जो स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट की बात करते हैं, जम्मू कश्मीर की स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट से पहले जो ब्रिटिश इंडिया था, हम्म, उसने ये स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट 3 जून को सारे ये 550 560 जितने भी प्रिंसली स्टेट्स थे इनके साथ साइन की। तो थियोरेटिकली ये था कि यू द स्टेट हैड टू चूज आइदर इंडिया और पाकिस्तान। अब जैसे कि आप जानते हैं कि हर आदमी अपने घर में, अपने मोहल्ले में वो ये चाहता है कि उसका कंट्रोल हो। हम्म, और फिर ये जहाँ जम्मू कश्मीर का सवाल आता है, वहां पर महाराजा अनडिस्प्यूटेड लीगल रूलर था। हम्म, पॉपुलर लीडर उस वक्त एक डेमोक्रेसी की मुहिम चल रही थी शेख अब्दुल्ला के द्वारा, लेकिन लीगल रूलर महाराजा थे। अब हमें देखें, हिस्ट्री में एक चीज ये होती है कि हमें हिस्ट्री को आज के स्टैंडर्ड से जज नहीं करना है, जी, हमें उस स्टैंडर्ड्स में जाना है। आज जब आप बात करते हैं डेमोक्रेसी और इन सारी चीजों की, तो ये आज के स्टैंडर्ड्स हैं। एज यू नो 47 इज जस्ट आफ्टर द डेवस्टेटिंग सेकेंड वर्ल्ड वॉर। यूरोप इज मतलब स्टार्टिंग टू रीगेन। तो उस वक्त डेमोक्रेसी, आई रिमेंबर while being in Amsterdam, I know for example that women in the Netherlands, हम्म, they got the right to vote in 1920, which is just barely 100 years। तो डेमोक्रेसी के आज के स्टैंडर्ड्स डिफरेंट हैं। उस वक्त ये था कि हम तो ये चाहते हैं कि लोगों से पूछा जाए क्या आपका फैसला होगा आज के जमाने। उस वक्त दिस वाज द सोल प्रोगेटिव ऑफ द रूलर ऑफ द स्टेट। हम्म, ये रूलर की मर्जी थी वो कहाँ जाएगा। हाँ, इसमें दो चीजें थी। जियोग्राफी को आपको मद्देनजर रखना पड़ेगा। हम्म, अब जैसे कि लोग बड़ी बात करते हैं जूनागढ़ और हैदराबाद की। जी, देखिए उस पे भी मैं पहले ही आ जाऊं। जूनागढ़ और हैदराबाद इन द हार्ट ऑफ इंडिया हैं। हम्म, ठीक है, इसीलिए कलात जो था बलोचिस्तान में, उसको भी इंडिपेंडेंस नहीं दी गई, क्योंकि वो इन द हार्ट ऑफ पाकिस्तान है। यू कैन नॉट हैव अ स्मॉल प्रिंसली स्टेट इंडिपेंडेंट फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द कंट्री, लैंडलॉक्ड। इसी तरह अगर कलात चुनता हिंदुस्तान के साथ जाना, प्रैक्टिकली जियोग्राफिकली इट वुड बी इम्पॉसिबल। हम्म, तो इसीलिए जूनागढ़ और जूनागढ़ में आप देखें, मोहम्मद अली जिन्ना साहब ने जूनागढ़ की एक्सेशन को तस्लीम किया। हम्म, हालांकि वहां पर जो मेजॉरिटी पॉपुलेशन थी वो हिंदू थी, और जो रूलर था वो मुसलमान था। यही चीज हैदराबाद में भी थी। हम्म, अच्छा, इसकी वजह ये थी कि उस वक्त मोहम्मद अली जिन्ना ये कहते थे कि जी ठीक है, ये ब्रिटिश क्राउन ने जो है ये रूलर को ये हक दिया है, हम्म, अवाम को नहीं दिया है। सो हम्म, दैट्स फाइन। जहां हम कश्मीर की अब बात करते हैं, कश्मीर का एक दूसरा इशू ये था, वो ये था कि कश्मीर कंटिजुअस था टुवर्ड्स बोथ द डोमिनियंस। हम्म, अब रूलर जो था ही वॉज इंक्लाइंड टूवर्ड स्टेइंग इंडिपेंडेंट, वेदर दैट्स पॉसिबल, यूटोपियन या जो भी है। बट उसका मेन इंटरेस्ट ये था कि भाई मेरा एक स्टेट हो जहां पर मालिक मैं हूं। ये हम्म, उसका उसकी सोच थी महाराजा हरी सिंह की। तो जब आप जाते हैं, महाराजा हरी सिंह ने फिर इस बिकॉज ही वॉज नॉट नोइंग व्हाट टू डू। शेख अब्दुल्ला साहब का भी आपको पता है, शेख अब्दुल्ला साहब वाज आल्सो फॉर अ लॉन्ग टाइम इंक्लाइंड टुवर्ड्स यू नो मे बी बिकमिंग इंडिपेंडेंट। उनको यहाँ डेमोक्रेसी का कुर्सी मिलती और वो रूल करते। ये पावर गेम्स है। जी, तो इसमें जब आप मतलब मैं इसीलिए इन इन बातों से, जब आप पावर गेम्स की बात करते हैं, जस्ट टू गिव यू एन एग्जांपल, व्हेन वी टॉक अबाउट द मुगल रूलर्स हियर, हम आजकल बहुत ज्यादा उसमें ये कहते हैं कि जी ये मुस्लिम रूलर्स थे। अच्छा, मुस्लिम रूलर्स ये रूलर्स थे हु हैपन टू बी मुस्लिम्स। इनका इनका जो मजहब था वो रूल करना था। हम्म, वरना इन्हों जितनी भी मुगल रूलर्स की जो लड़ाइयां हैं वो सारी तो मुसलमानों के साथ है। औरंगजेब ने औरंगजेब ने अपने ही भाइयों को और बाप को से लड़ा जी, कुर्सी के लिए। वो कोई इस्लाम की खिदमत के लिए नहीं कर रहा था। तो इस पे जब आप आगे चलते हैं, 12 अगस्त 47 को, एंड आई कोट अगेन, जो महाराजा थे हम्म, उन्होंने दे ही सॉट अ स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट विद बोथ द कंट्रीज। हम्म, 12 अगस्त, दैट इज बिफोर
independence of both countries. तो उन्होंने ये कम्युनिकेट किया that the Jammu Kashmir government would welcome a standstill agreement with the Union of India and Pakistan on all matters on which there exist arrangements with the outgoing British India government. इंडिया ने इस पे वापस जवाब दिया और ये कहा कि द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वुड बी ग्लैड इफ यू और सम अदर मिनिस्टर duly authorized in this behalf could fly to Delhi for negotiating the standstill agreement between Kashmir and the Indian Dominion. Early action desirable to maintain intact existing agreements and administrative arrangements. अब दिस साउंड्स जस्ट लाइक अ कोड बट देखिए ये जो लीगल कम्युनिकेशन होती है इसमें हमें देखना चाहिए व्हाट द इंटेंट इज. जी अब इंडियन गवर्नमेंट ये इसको रिजेक्ट नहीं कर रही है. इंडियन गवर्नमेंट ये कह रही है कि आप एक मिनिस्टर भेज दें अपने जी बिहाफ पे जिसके साथ हम इस पे मजीद नेगोशिएशन करें. और साथ में ये कह रही है कि अर्ली एक्शन डिजायरेबल है ताकि जो इंटैक्ट एग्जिस्टिंग एग्रीमेंट्स और अरेंजमेंट्स हैं ये आगे चलें. सो इंडियन गवर्नमेंट इज नॉट अवर्स टू दिस स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट, probably also because it knows where Sheikh Abdullah stands. हम्म तो जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट डिड नॉट सेंड अ रिप्रेजेंटेटिव टू दिल्ली फॉर वट एवर रीजंस और इस पे negotiations नहीं हुए, हम्म which means that legally the previous जो ब्रिटिश इंडियन गवर्नमेंट ने 3 जून को हम्म एक स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट सारे प्रिंसली स्टेट के साथ साइन की थी, दैट रिमेन्स इन इफेक्ट हम्म, क्योंकि नई एग्रीमेंट साइन नहीं हुई है. जी अच्छा, पाकिस्तान ने ऑन 15 अगस्त 1947 को सेंट अ कम्युनिकेशन टू जनक सिंह हु वाज देन द प्राइम मिनिस्टर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एक्सेप्टिंग एंड कंफर्मिंग एंड एग्रीइंग टू हम्म द स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट. हम्म लेकिन इसमें एक चीज हुई कि 12 दिन के अंदर ही 24 अगस्त को पाकिस्तानी गवर्नमेंट राइट्स टू द टू महाराजा हरी सिंह हम्म saying the time has come for Maharaja of Kashmir that he must take his choice and choose Pakistan. ओके Should Kashmir fail to join Pakistan, the gravest possible trouble will inevitably ensue. So डायरेक्ट थ्रेट within 12 days of signing the standstill agreement, the Pakistani government sent an official telegram जी threatening the Maharaja, saying कि भाई आपको चूज पाकिस्तान करना है, अगर नहीं किया तो इट वुड बी वेरी बैड फॉर यू. हम्म विच अगेन these words turned out not to be just hollow words हम्म because gravest possible trouble तो तब से लेके चल ही रहा है. जी अब आप ये देखें कि and this was very nicely summed up by Major General Akbar Khan in his book Raiders in Kashmir, where he says that Kashmir's accession to Pakistan is not simply a matter of desirability. It is of absolute necessity for its separate existence. तो पाकिस्तान की सेपरेट एग्जिस्टेंस के लिए कश्मीर की एक्सेशन बहुत जरूरी थी. ये कोई डिजायरेबिलिटी का मामला नहीं था. दिस इज द गाय हु लेड द हम्म इन्वेजन. हम्म अब आप ये देखें, दिस इज ऑल बिफोर अक्टूबर. सो हमें हम्म इसको कॉन्टेक्स्ट में समझने की जरूरत है. 4 सितंबर 1947 को जनरल हेनरी लॉरेंस स्कॉट, who was the commander of the Jammu and Kashmir state forces, he complained about multiple covert incursions from Pakistan and asked the Maharaja to raise the issue with Pakistan. और जनक सिंह उसी दिन 4 सितंबर 1947 को he officially writes to the Pakistani government and asks for prompt actions. और वो ये कहते हैं intelligence reports from the frontier areas of Punch and Mirpur, as well as the Sialkot sector, have started coming in which large-scale massacre, loot, and rape of our villages by aggressive herders from across the border. I recall the grim atmosphere that began to engulf us as it gradually became clear that we were losing control of the outer areas. हम्म तो सितंबर में ही पुंछ और मीरपुर के सेक्टर में और सियालकोट में incursion स्टार्ट हुई हैं, which the commander of the Jammu Kashmir state forces noticed and officially told the Maharaja to write about it, हम्म which the Prime Minister of Jammu and Kashmir later did. अब
27 अक्टूबर पे पहुंचने से पहले आप ये देखें कि ऑपरेशन गुलमर्ग जो है, जो 22 अक्टूबर को 21-22 की रात को स्टार्ट होती है, ये शुरू हो गई थी। हम्म। इसको कंसीव करना शुरू हो गया था 20 अगस्त, जस्ट 6 डेज आफ्टर पाकिस्तान वॉज बॉर्न। हम्म। उसके देखें, ये शुजा नवाज साहब हैं, जो डिस्टिंग्विश फेलो हैं ऑफ द साउथ एशिया सेंटर एट द अटलांटिक काउंसिल ऑफ वाशिंगटन डीसी। ही इज ऑल्सो द ब्रदर हम्म। ऑफ द फॉर्मर आर्मी चीफ ऑफ पाकिस्तान। जी। तो ये कहते हैं कि 20 अगस्त को लश्कर जो हैं, पठान लश्कर, पश्तून ट्राइब्स के नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस के, इनको ये कहा गया कि कम से कम हर ट्राइब एक लश्कर को एनलिस्ट करे। अ लश्कर मेंट 1,000 ट्राइब्समैन। ये किसने वन कहा था? लश्कर, ये किसने ये कहा था? पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने, पाकिस्तानी पाकिस्तानी गवर्नमेंट। गवर्नमेंट, जी। सुजा नवाज रिपोर्ट्स दिस इन हिज बुक। क्योंकि एक बहुत बड़ी जिसको कहे जाने एक बहुत बड़ा एक प्रोपागेंडा कह सकते हैं हम को, ये एक स्पॉन्टेनियस एक ऑर्गेनिक ट्राइबल जिसको कहिए कि एक इन्फिल्ट्रेशन था, मूवमेंट था। ये नहीं, ऑर्गेनिक मतलब हम ये समझना चाहेंगे कि ये ऑर्गेनिक नहीं था। प्लीज प्रोसीड। Suja Nawaz, who is the brother of the former army chief of Pakistan, writes in his book saying that कि 20 अगस्त को ये प्लान स्टार्ट हो गए थे। और ऑर्गेनिक अगर होता तो आप देख रहे हैं ना कि 24 अगस्त को तो महाराजा को ऑफिशियल धमकी दी गई कि जी। आपको पाकिस्तान चुनना पड़ेगा। जी। तो इन्होंने कहा कि पाकिस्तानी गवर्नमेंट टोल्ड दीज ट्राइब्समैन टू एनलिस्ट वन लश्कर ईच। वन लश्कर मेंट 1,000 ट्राइब्समैन। सुजा नवाज अपनी किताब में ये भी लिखते हैं कि इन टोटल 22 लश्कर एनलिस्ट हुए थे। ओके। 22 लश्कर ऑफ पश्तून ट्राइब्स एनलिस्टेड इन द इन्वेजन। अब आप ये देखें कि पाकिस्तानी जो गवर्नमेंट थी, उन्होंने इनको आर्म्स एंड एम्यूनिशन दिया, एंड आई विल कम टू द रेफरेंसेस। हर लश्कर के ऊपर एक पठान मेजर था, एक कैप्टन था, और 10 जीसीओस थे ऑफ द रेगुलर पाकिस्तानी आर्मी। ओके। And Suja Nawaz writes also that these army regulars were required to dress and live exactly like the Pathans in the Lashkars, so that ये पता ना लगे कि इसके पीछे पाकिस्तान भी इन्वॉल्व है। तो the whole force was commanded by Major General Akbar Khan, raiders in Kashmir, whose code name was General Tariq, and he was assisted by Brigadier Sher Khan. अब आप ये देखें कि सरदार शौकत हयात खान, he was a close confidant of Pakistan's Muhammad Ali Jinnah and a very top leader of the Muslim League. जी। He writes in his book, The Nation That Lost Its Soul, Shaukat Hayat Khan acknowledges that he had been appointed supervisor of the Kashmir operation, and Major Khurshid Anwar was given the responsibility of contacting the chiefs of the Pathan tribes and enlist the tribal militants. अच्छा, शौकत हयात खान साहब ये भी लिखते हैं कि पाकिस्तान ट्रेजरी ने, बाय द फाइनेंस मिनिस्टर गुलाम मोहम्मद ने, उन्होंने इस ऑपरेशन के लिए उस वक्त के 3 लाख रुपया दिए थे, फुल ऑपरेशन के लिए। एंड आई कम टू दिस 3 लाख, क्योंकि 3 लाख जो है ये एक इशू बनता है बाद में। बट जी। 3 लाख रुपया इस ऑपरेशन के लिए दिए गए थे। और इन्होंने फिर 22 अक्टूबर को ये लश्कर जो हैं, ये एबटाबाद बॉर्डर के पास, 18 अक्टूबर को तो पहले ये इकट्ठे हुए वहां पर, और वहां पर सिविल बसेस और ट्रक्स में इस पे हम ये। आएंगे। इस पे हम आएंगे जुनेद जी, थोड़ा सा बीच में हम्म। एक इंटरिम, ये एक दो दो प्रश्न जो बीच में इसको ट्रांजिशन करेंगे। पहला, जी। ये एक सेक्शन है जो कहता है कि जिन्ना वाज अनअवेयर ऑफ दिस। ये जो इन्वेजन हुआ कश्मीर का 22 अक्टूबर को, आपने बताया कि पहले से ही शुरुआत हो चुकी थी, बट जो प्रॉपर इन्वेजन जिसको कहा जाए, ही वॉज टोटली अनअवेयर, ही वॉज इन द डार्क। जो बाद में जैसे जनरल परवेज मुशर्रफ और नवाज शरीफ के बीच में कारगिल को लेके कहा जाता है कि ही वॉज कंप्लीटली इन द डार्क। सेकेंडली, ऑल दिस वॉज हैपनिंग, व्हाट वाज द मतलब महाराजा हरि सिंह का बिहेवियर जो था, या उनकी सोच जो थी, इतना कुछ हो रहा था बट वो कोई स्टैंड नहीं ले रहे थे कहीं पे। इन दोनों चीजों के ऊपर जरा लाइट डालें। I don't know whether Jinnah was involved or not. I, मतलब there are different conflicting जी। reports about that.
there's no way to confirm. But is it But एक plausible? Is it plausible? Does it sound plausible? that's what I'm coming to. देखें 24 I don't think कि एक स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट साइन होती है Hmm. जम्मू कश्मीर के साथ विदाउट द नॉलेज ऑफ मोहम्मद अली जिन्ना. Hmm. That would be quite, मतलब it's not plausible to say. Secondly, I also don't think कि 12 दिन के बाद ही महाराजा को ऑफिशियली टेलीग्राम के थ्रू थ्रेटन किया जाता है Hmm. विदाउट द नॉलेज ऑफ जी मोहम्मद अली जिन्ना. जी. Because we must also understand Muhammad Ali Jinnah at that time was a kind of a god figure for Hmm. Pakistan, for Pakistanis. Hmm. Not for the army, maybe, but for the normal Pakistani people, his stature was akin to the stature of Mahatma Gandhi in India, Hmm. because he carved out a separate, a separate country for them, along with Muhammad Iqbal. So these two people are very revered people Hmm. in Pakistan. तीसरी बात यह है कि ट्रेजरी डिपार्टमेंट जो है वो 3 लाख रुपया इसके लिए अलग रखता है, विच इज अ ह्यूज सम एट जी. दैट टाइम. I don't think it's possible for a new country to put aside 3 lakh rupiah without the knowledge of Muhammad Ali Jinnah, because that money could have been spent much better जी. for them. So 3 लाख रुपया एक उस जमाने का, आई डोंट नो कि आज कहाँ पहुंचेगा, बट हजारों करोड़ में होगा आज जी के जमाने बिल्कुल में. बिल्कुल. तो 3 लाख रुपया ट्रेजरी से गायब हो और किसी को पता ना लगे, दैट्स क्वाइट डिफिकल्ट टू 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 जी. थिंक. फिर 22 ट्राइब्स इसमें इन्वॉल्व थे. हम्म. एक लश्कर 1,000 का है, तो you're talking about 22,000 लोग कम जी. से कम. कम से कम. Then Sardar Shaukat Hayat Khan was a top leader of the Muslim League, and he was a close confidant of Muhammad Ali Jinnah. So I find it quite hard to believe that he didn't know anything at all. Maybe to give him the benefit of doubt and history, maybe he didn't know the ins and out of where to attack, kis din hoga. But the हम्म. overall plan, I find it hard to believe that he didn't know. हम्म. और दूसरा आपने कहा था महाराजा हरि सिंह. आई थिंक महाराजा हरि सिंह did not foresee that Pakistan would actually invade. ओके. I think Maharaja Hari, and I think India did not foresee that as well. हम्म. उसकी वजह ये थी, देखें, these were न्यू कंट्रीज, ये अभी अभी स्लेवरी से बाहर निकली हैं. जी. आई थिंक एनी गुड थिंकिंग पर्सन यही कहेगा कि देखें, अब मतलब आप अपना मकान बना रहे हैं, तो आपके पास कहाँ टाइम है मकान बनाते बनाते हमसाए का मकान गिराने के लिए. तो मतलब लॉजिकल थिंकिंग जी. सेस के, आई थिंक ये थ्रेटनिंग ये सारा कुछ चल रहा था, बट द महाराजा was not fully and not even the Indians were fully convinced कि पाकिस्तान would actually carry this out. हम्म. तो जब 22 अक्टूबर को ये लोग आगे गए, और इसमें मैं आपको अगेन ट्राई टू कोट मोस्ट ऑफ इट फ्रॉम पाकिस्तानी सोर्सेस. जी. ऑपरेशन गुलमर्ग जब स्टार्ट हुई, तो सबसे पहले 2,000 पठान ट्राइब्समैन इन्होंने कैप्चर किया द ब्रिज ऑन किशनगंगा रिवर, नीलम रिवर, ऑन द हजारा ट्रंक रोड लिंकिंग मुजफ्फराबाद विद एबटाबाद, विदाउट अ फाइट. ओके. And again, we come to Pakistani very famous journalist जाहिद चौधरी. हम्म. इनकी एक 12 वॉल्यूम की किताब है पाकिस्तान की सियासी तारीख, हम्म. पॉलिटिकल हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान. ही राइट्स that the invaders indulge in killing mostly non-Muslims, looting, plundering, and burning houses were in Muzaffarabad. हम्म. मुजफ्फराबाद में सबसे पहले. एंड द ऑफिसर इन चार्ज मेजर खुर्शीद अनवर एनकरेज द किलिंग, लूट, आर्सन, रेप एंड किडनैपिंग. हम्म. मुजफ्फराबाद में कहते हैं कि तकरीबन 4 से 5 हजार लोग मारे गए हैं इन दोज 3 नाइट्स, मोस्टली हिंदूज एंड सिख्स इन हम्म. मुजफ्फराबाद. और तकरीबन 16,000 से ज्यादा औरतें किडनैप हुई हैं. सो अपार्ट फ्रॉम द किलिंग 1,600 women were kidnapped who were then taken to Peshawar, Punjab, Lahore, these places. अब आप ये देखें कि
एक आई विटनेस अकाउंट है ख्वाजा अब्दुल समद का। हम्म। और वो ये कहता है, द अटैक हैज टोटली डेविस्टेटेड, अगेन ये जाहिद चौधरी की 12 वॉल्यूम की किताब में है। द अटैक हैड टोटली डेविस्टेटेड मुजफ्फराबाद, द होम्स ऑफ हिंदूज एंड मुस्लिम्स वेर लूटेड, shops were plundered, places of worship were not spared, and they tore down mandirs and desecrated masjids. So anyone, you know, thinking or propagating the idea that this was done for some kind of through reasons for religious, अपने मुसलमान भाइयों की मदद करना, या जो भी ये प्रोपेगेंडा फैलता है, इन लोगों ने मस्जिदों को भी जलाया, मंदिरों को भी जलाया। इन लोगों ने मुसलमान औरतों को भी अगवा किया, हिंदू सिखों को भी किया, रेप भी किया इन लोगों ने हम्म। औरतों का हर मजाहिब से, और लोगों को कत्ल भी किया। उसमें मुजफ्फराबाद में ज्यादा हिंदू और मुसलमान ही, हिंदू और सिख ज्यादा मारे गए। और अगेन ये फिर आई विटनेस अकाउंट है, एंड एन आई विटनेस अकाउंट फ्रॉम गौहर रहमान, जो वापस आया था ये इन्वेजन करके, गरी हबीबुल्ला का रहने वाला। एंड ही सेज के ऑल दीज लश्कर्स रिटर्न्ड विद वॉर बूटी। हम्म। So some had brought cattle, some horses, some arms, ammunition, and many brought women. Afridi tribesmen walked back with women in tow. और मतलब ये औरतों को फिर वहां पर या तो अपने लिए रखते थे, या उनका रेप करते थे, या उनको बेच देते थे। हम्म। तो ये सारी उसमें अब हिंदू सिख मुसलमान सब इसमें इसमें शामिल थे। क्या इसीलिए अच्छा। शाहिद अफरीदी काफी फ्रीक्वेंटली मतलब कश्मीर को लेके काफी चिंता अपनी व्यक्त करते रहते हैं, एक्सप्रेस करते रहते हैं, बहुत चिंतित रहते हैं कश्मीर को लेकर के, और हाँ, कश्मीर क्योंकि को। उनके जो ये इसमें थे अफरीदी, मैसूद, मोहम्मद कुछ यूसुफजई। उनकी फैमिली का भी कुछ कनेक्शन बताते हैं वो। हाँ, उनके जो दादा थे शाहिद अफरीदी के, साहिबजादा अब्दुल बाकी साहब, हम्म। वो इन्वॉल्व थे इस ओके। ट्राइबल इन्वेजन में। और शाहिद अफरीदी, देखें, मैं ये समझता हूँ कि बच्चों को या बच्चों के बच्चों को शुड नॉट कैरी द वेट of the sins of their ट्रू। ancestors, ट्रू। as long as they don't claim that। जी। तो अब अगर शायद अफरीदी साहब बहुत बोस्ट करते हैं कि हाँ। मेरे दादा ने कश्मीर को फतेह किया, और मेरा दादा अफरीदी ट्राइब में एक आदमी था जो कश्मीर गया, जिसने वहां लड़ा, then he bears responsibility because he claims that legacy and he boasts about it। बट उनके दादा को बाद में 1949 में पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने गाजी कश्मीर का खिताब दिया। तो बट वो किसी एंगल से भी गाजी कश्मीर तो थे नहीं, क्योंकि वो तो यहाँ आए थे लूट मार करने और रेप करने। और अब शाहिद अफरीदी ये कहते हैं कि नहीं जी, मेरे दादा ने कश्मीर को फतेह किया। फतेह तो उन्होंने किया नहीं। अभी अभी हम जब आगे बात करेंगे तो हम देखेंगे कि जो उनके दादा और द लाइक्स ऑफ हिम, जो उन्होंने बारामूला में किया, जी। मतलब एक क्रूअल हिसाब से, उस वजह से हम बच गए। अगर वो बारामूला में 3 दिन नहीं रुकते तो आज श्रीनगर पाकिस्तान का हिस्सा होता। यहाँ पे शहबाज शरीफ की वो ट्वीट पढ़ना चाहूंगा, जो जी। जो जो कॉन्टेक्स्ट में सारी इस पूरे विषय को शायद बेहतर एक कॉन्टेक्स्ट दे। तो शहबाज शरीफ कहते हैं, एवरी ईयर द 27th of October marks the darkest day of his in the history of Kashmir. It was on this day हम्म। 78 years ago that the Indian occupation forces landed in Srinagar and annexed it, a tragic chapter in human history that continues to this day। पर आप बारामूला के बारे में कुछ और बता रहे थे जो कि डार्केस्ट डे आई था। थिंक सो प्लीज कैरी ऑन विद on बारामूला। from Shehbaz Sharif point of view, 27th October would probably be the darkest day, एंड व्हाट अबाउट because कश्मीर? that was the, हाँ, no, well, from his point of view, जी। Pakistani point of view, 27th October might be the darkest day, because उस दिन उनके जो नेफेरियस डिजाइन्स थे जी। वो उस दिन फेल हुए। जी। कश्मीरियों के लिए ये डार्केस्ट डे नहीं है, कश्मीरियों के लिए डार्केस्ट डे 22 अक्टूबर है। और खासकर 26 अक्टूबर है, 26 अक्टूबर की रात है, क्योंकि जब ये बारामूला पहुंचे हम्म। तो वहां पर, विच वॉज द फर्स्ट
मतलब ये उड़ी भी, मुजफ्फराबाद, उड़ी, फिर बारामूला, नॉर्थ से ये आए। आप ये देखें कि बारामूला वाज द फर्स्ट वाइब्रेंट टाउन इन 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 कश्मीर। तो हम्म, यहाँ पर इन्होंने लूट मार स्टार्ट की। वो मतलब इट्स 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 लॉन्ग हिस्ट्री। जो फादर शैंक्स थे, प्रिंसिपल डिग्री कॉलेज के बारामूला में प्रिंसिपल, उन्होंने भी अपनी आई विटनेसेस अकाउंट इसमें दी हैं। इन्होंने यहाँ पर, इनकी लड़ाई होगी मेजर खुर्शीद अनवर के साथ। हम्म, इन्होंने वहां पर बारामूला पहुंच के, विच इज जस्ट 50 किलोमीटर फ्रॉम श्रीनगर, इन्होंने वहां पर डिमांड किए 3 लाख रुपया, जो ट्रेजरी डिपार्टमेंट ने, एंड अगेन आई एम नॉट सेइंग दिस, हम्म, मेजर जनरल जनरल अकबर खान राइट्स इट इन हिज बुक, कि इन्होंने डिमांड की कि हमें ये 3 लाख रुपया दो, हम्म, ट्राइब्समैन ने। मेजर खुर्शीद अनवर ने ये कहा कि ये जी, ये पैसे आपके लिए नहीं है, ये पैसे पूरे ऑपरेशन के लिए हैं, हम्म, तो ये आपको देने का कोई वादा नहीं हुआ है। तो उन्होंने कहा फिर हम क्या करेंगे? हम्म, तो मेजर खुर्शीद अनवर ने कहा भाई आप लूट मार करो, औरतों को अगवा करो, घर लूटो इनके, जो इमूवेबल प्रॉपर्टी है वो आपकी है, जो इमूवेबल प्रॉपर्टी है वो हमारी है, जो मूवेबल प्रॉपर्टी है वो सारी की सारी आपकी है। तो अब जब इनके साथ वहां मेजर खुर्शीद अनवर ने ये मुआहिदा किया, और ये इस सेंस में थे कि हमें 3 लाख रुपया मिलेगा, और जब इनको कुछ नहीं मिला, तो जब इनको एक शहर मिल गया जिसमें दुकानें लूटना, घर लूटना, औरतों को अगवा करना, रेप करना, कत्ल करना, मारना, ये इन्होंने स्टार्ट किया 3 दिन। हम्म, और whether we like it or not, historians, all historians agree that अगर इन्होंने ये 3 दिन बारामूला में ना रहे होते, तो जी, ये श्रीनगर बड़ी आसानी से इन्होंने हम्म, श्रीनगर कवर कर लिया होता। और इवन देन 3 दिन बारामूला में रहने के बाद भी ये 27 अक्टूबर की सुबह को ये पहुंच गए थे, मतलब द बैटल ऑफ शालटेंग विच इज जस्ट ऑन द आउटस्कर्ट्स ऑफ श्रीनगर, वहां तक आप ये देखें ये पहुंच गए थे। अब जहां शेख अब्दुल्ला की आपने बात की, शेख अब्दुल्ला साहब ने, मतलब इन्होंने 14,000 आबादी थी बारामूला की, 11,000 लोग इन्होंने मार दिए। और मोरा पावर स्टेशन जो था विच प्रोवाइडेड इलेक्ट्रिसिटी टू श्रीनगर, वो भी इन्होंने वहां पर डिस्ट्रॉय किया। हम्म, शेख अब्दुल्ला साहब फरवरी 48 में यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में हम्म, स्पीच देते हैं, और उसमें ये कहते हैं, द रेडर्स केम टू आवर लैंड, मैसेकर्ड थाउजेंड ऑफ पीपल, mostly Hindus and Sikhs, but Muslims too, abducted thousands of girls, Hindu, Sikhs, and Muslims alike, looted our property, and almost reached the gate of our summer capital, Srinagar. And the estimated total number of people killed during the whole invasion is around 40,000. This is मतलब इंटरनेशनल फिगर्स। जी, अब जब 27 अक्टूबर की बात आती है, देखें, अम, जब इन्होंने, जो महाराजा थे, जी, जिस तरीके से उड़ी और बारामूला गिरने लगे, तो 26 अक्टूबर को, 47 को, जब महाराजा ने ये देखा कि द फॉल ऑफ श्रीनगर लुक्स इमिनेंट, तो महाराजा ने इंडिया को अपील की। एंड आई रीड आउट फ्रॉम हिज लेटर डेटेड द 27th of October, 26th of October, और इसमें बहुत सी चीजें वाजिया हो जाती हैं। सो व्हाट ही सेज इज, विद द कंडीशंस ऑब्टेनिंग एट प्रेजेंट इन माय स्टेट एंड टू ग्रेट इमरजेंसी ऑफ द सिचुएशन एज इट एग्जिस्ट्स, I have no option but to ask for help from the Indian Dominion. Naturally, they cannot send the help asked for by me without my state acceding to the Dominion of India. हम्म, I have accordingly decided to do so, and I attach the instrument of accession for acceptance by your government. The other alternative, and this is the important part, हम्म, the other alternative is to leave my state and people to diabolical killers and beasts. On this basis, no civilized government can exist or be maintained. The alternative I will never allow to happen as long as I am ruler of the state and I have life to defend my country. So,
what do we get from this letter? From this letter, what we get is, one, the Maharaja had two options. Either he leaves his state and his people इन जानवरों और इन कातिलों के हाथ में छोड़ दे, एंड दे रन एवरीथिंग ओवर जी while they reach the gates of Srinagar, या महाराजा इंडिया से इल्हाक करे, एक्सेशन करे. जी अब महाराजा अपने लेटर में जब ये कह रहा है, आई हैव नो ऑप्शन बट टू आस्क फॉर हेल्प, हम्म सो ही सीक्स असिस्टेंस फ्रॉम द इंडियन डोमिनियन. At the same time, Maharaja is also acknowledging that this help cannot come without the state acceding to India, जी because it would it would amount to an illegal invasion. देखिए, जी जम्मू कश्मीर एक इंडिपेंडेंट स्टेट है. जम्मू कश्मीर पे एक हमला हुआ, इंडिया किस किस बुनियाद पे, किस फाउंडेशन की बुनियाद पे मदद करने आएगा? आपके मोहल्ले में बांग्लादेश में लड़ाई होती है, मालदीव्स में होती है, आप हर जगह जाके मदद तो नहीं करते हैं ना. नहीं नहीं 71 की जो जंग थी उसका एक डिफरेंट लेना देना ये था, दैट वाज बिकॉज इंडिया वाज इन द मिडल ईस्ट एंड वेस्ट पाकिस्तान, एंड देयर वाज अ रेफ्यूजी क्राइसिस इन इंडिया, जी एंड इंडियाज इंडियाज एयर स्पेस वाज बीइंग यूज्ड टू कंटिन्यू दैट वॉर. तो यहां पर दिस इज अ प्रॉब्लम ऑफ पाकिस्तान एंड जम्मू एंड कश्मीर. तो जम्मू कश्मीर के महाराजा ने डिसाइड किया कि नहीं, मुझे या तो अब सब मरेंगे और मेरा स्टेट जाएगा, या हिंदुस्तान मेरी मदद करेगा, और उसके लिए मुझे एक्सीड करना पड़ेगा. नाउ दी एंड द महाराजा एक्सीडेड, एंड ऑन द 27th of October, Indian forces landed under the command of Brigadier Sen, जिन्होंने शालटेंग की बैटल लड़ी, और 7 या 8 नवंबर की रात को उन्होंने श्रीनगर को डिफेंड किया ऑन द आउटस्कर्ट्स एट द बैटल ऑफ शालटेंग. और उसके बाद इन्होंने इन सबको पुश आउट किया, इंट्रूडर्स फ्रॉम मोस्ट पार्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, वेयर टुडे द लाइन ऑफ कंट्रोल कंट्रोल एग्जिस्ट. हम्म उस पे भी कुछ थ्योरीज है. देखें, हम्म वन थ्योरी इज शेख अब्दुल्ला सेड, विच अगेन आई हैव नॉट, उसका कोई सोर्स मेरे पास नहीं है. इसमें बहुत सी थ्योरीज भी चलती है, मिथ्स भी चलती है. वन थ्योरी इज के इन्होंने, शेख अब्दुल्ला ने ये कहा कि इसके आगे मेरा कोई इन्फ्लुएंस नहीं है. हम्म हम्म Nobody knows. It's true, Sheikh Abdullah had more influence on this side, but it's not absolutely true that हम्म Sheikh Abdullah had no influence on the other side. Sheikh Abdullah went to Muzaffarabad. He went to these areas during his popular leadership. So I don't think that is what it is. जी Then again, in hindsight, it's very easy to talk about great personalities like Nehru, Mahatma Gandhi, and others. देखिए, मैं ये समझता हूँ कि उस वक़्त के फैसले, उस वक़्त की जो इंफॉर्मेशन थी, उस वक़्त के जो एनालिसिस थे, उसी के हिसाब से हुए. नेहरू साहब के बारे में मेरा ये ख्याल है कि नेहरू साहब अगर सियासतदान ना होते तो अदब की दुनिया के बहुत बड़े नाम होते. इट्स नॉट इजी टू राइट अ बुक ऑफ 1500 पेजेस विद अ पेंसिल एंड पेपर इन जेल. सो intellectually, Nehru was a great person. अब आई थिंक नेहरू साहब से एक गलती हुई कि नेहरू साहब ने मिसजज किया द द इंटरेस्ट ऑफ द वेस्ट इन पाकिस्तान. एंड आई थिंक नेहरू साहब ने ये सोचा कि हम नए मुल्क हैं दोनों, और नेशन स्टेट, हम दोनों नए नेशन स्टेट्स हैं, हम डेमोक्रेसी पे बने हैं, ये रिलीजियस बेसिस पे बने हैं. ये चीज दुनिया के पास ले जाके द वर्ल्ड विल कॉल आउट Pakistan as an aggressor, and we would be accepted into this modern new world as a responsible democracy. But नेहरू साहब से मिसजज ये हो गया कि वेस्ट के इंटरेस्ट इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ द ग्रेट गेम इन हम्म दिस एरिया, गिलगित बल्तिस्तान में, ब्रिटिशर्स की, वेस्ट की, कम्युनिज्म की, सोवियत यूनियन की, विच टुडे द प्लेयर्स थोड़े बहुत रिप्लेस हो गए. नाउ चाइना इज ऑल्सो पार्ट ऑफ दिस. तो ग्रेट गेम के कॉन्टेक्स्ट में पाकिस्तान, ब्रिटिशर्स ने पाकिस्तान की बुनियाद ही इसीलिए रखी थी कि वो पाकिस्तान इस एरिया में वेस्ट और ब्रिटिशर्स के इंटरेस्ट को डिफेंड करेगा.
ग्रेट और गेम को आप आगे बढ़ाइएगा, मैं उसको जोड़ना चाहूंगा एक छोटा सा, आप जिससे कि आप एक्सपैंड कर सकते हैं, गिलगिट। हम्म, गिलगिट की हाँ, लीज लीज अराउंड दैट टाइम वहां पे शायद समाप्त हो चुकी थी गिलगिट की लीज, और या वो वापस रिवर्ट कर गया था महाराजा हरि गि, सिंह के पास। फिर हाँ, वहां एक गिलगित जी गिलगित लीज पे दिया गया था जी ब्रिटिशर्स को, वो वापस आ चुका और था वो वापस आ चुका था महाराजा की रूलरशिप के अंडर। उसी दौरान। और उसी समय ब्रिटिश फोर्सेस वहां पे एक सॉफ्ट कू करती हैं, या सॉफ्ट कू नहीं कहना चाहिए, आई एम नॉट यूजिंग द राइट वर्ड, मिलिट्री कू करती है वहां पे। हाँ, सो मेजर ब्राउन थे वहां पर, जी, जो इसको पूरा कर्नल ग्रेट गेम से। हाँ, दैट इज रिलेटेड टू दिस ग्रेट गेम जी ना। मेजर जी ब्राउन जो गिलगित स्काउट्स थे, गिलगित स्काउट्स के साथ वहां पर एक थे कर्नल खान। कर्नल खान के साथ, अच्छा मजे की बात ये बताऊं कि इवन दोज पीपल, कर्नल खान के बेटे थे वजाहत खान। ठीक, हम्म कर्नल वजाहत खान को पे 80s एंड पे उन पे हमले हुए, जानलेवा हमले हुए, और एंड पे वो उन्होंने पॉलिटिकल असाइलम लिया वियना में। ओके और 2-3 साल पहले वो वियना से वापस चले गए गिलगित, और मिस्टीरियस सर्कमस्टांसेस में 6 महीने के अंदर अंदर वो मर गए गिलगित में। तो पाकिस्तान के जो हीरोज भी हैं उनके साथ भी कोई खास इनका रवैया अच्छा नहीं, बट बेसिक लाइन ये थी कि कर्नल वजाहत विद द गिलगित स्काउट्स अंडर द कमांड ऑफ मेजर ब्राउन एक अपराइजिंग करते अगेंस्ट द महाराजा, और वहां पर ये अपनी जो एक मतलब एक एक मेजर ब्राउन के साथ एक मुहिम चलाते हैं इसको पाकिस्तान का हिस्सा बनाने के लिए। बिकॉज अगर आप देखेंगे ना गिलगित बल्तिस्तान को, देर इज अ वेरी स्मॉल दिस वाखान कॉरिडोर, ट्रू a very small thin हम्म line, and after that it's Central Asia, it's Soviet Union, it's मतलब it's the route toward the rest of the world. तो हम्म गिलगित बल्तिस्तान का जो एरिया है, आई वुड से इफ यू लुक एट द जम्मू एंड कश्मीर मैप, एंड इट्स अ ट्रेजेडी कि हमारे हिंदुस्तान में इवन हमारे पॉलिसी मेकर्स को गिलगित बल्तिस्तान का आज से 10-15 साल तक पता भी नहीं था कि इसकी इंपॉर्टेंस क्या है। वो बस ये श्रीनगर और डाउनटाउन में ही लगे हुए थे। बट जे एंड के ज्योग्राफी में गिलगित बल्तिस्तान इज द वन एंड ओनली मोस्ट स्ट्रेटेजिक एरिया। और पाकिस्तान ने इसीलिए इसको 1949 में पीओके से अलग कर दिया था, और इसको आहिस्ता आहिस्ता इंटीग्रेट किया पाकिस्तान के अंदर, जबकि पीओके को उन्होंने ऑस्टेंसिबली लीगल तौर पे अभी इंटीग्रेट नहीं किया है। वो एक हम्म एक एक, एक क्वाजी मतलब जुरिस्डिक्शन में पड़ता है। बट गिलगित बल्तिस्तान इज ऑलमोस्ट एज अ फिफ्थ प्रोविंस ऑफ पाकिस्तान। और दैट इज समथिंग विच द चाइनीज ऑल्सो रिकग्नाइज्ड। हम्म चाइनीज ने जो सी पैक बनाई है, वो उसका वो शिनजंग मिलता ही गिलगित बल्तिस्तान जी से है, तो वो गिलगित बल्तिस्तान के थ्रू ही जाएगा। तो चाइनीज ने भी, ऑल्दो इट बीइंग अ कॉन्फ्लिक्ट, ऑल्दो हम्म इट बीइंग अ डिस्प्यूटेड एरिया फ्रॉम इंटरनेशनल व्यू पॉइंट, चाइना वाज न्यू इट्स सिग्निफिकेंस, और उन्होंने अभी तक वहां पर $100 बिलियन इन्वेस्ट कर दिया है और अपने आप को एक स्टेक होल्डर बना दिया है। तो ये गिलगित बल्तिस्तान बहुत इंपॉर्टेंट एरिया ऑल्सो, बिकॉज गिलगित बल्तिस्तान की जो पावर पोटेंशियल है, हम्म हाइड्रा पावर पोटेंशियल जो है, वो है 52,000 मेगावाट। मतलब गिलगित बल्तिस्तान अलोन कैन लाइट अप द होल ऑफ साउथ एशिया विद इट्स पावर पोटेंशियल। गिलगित बल्तिस्तान के जो ग्लेशियर्स हैं, मतलब इससे इतना पावर पोटेंशियल क्रिएट हो सकता है। एंड देन अगेन इट इज अ नेचुरल डिफेंस हम्म साउथ, ये सेंट्रल एशिया और मतलब आज का रूस बट उस वक्त का सोवियत यूनियन के बीच में। तो इसकी बहुत इंपॉर्टेंस थी। तो जब अब 27 अक्टूबर पे जब आप आते हैं, तो ये लैंड होते हैं, और ये श्रीनगर को डिफेंड करते हैं। और नेहरू साहब इसको फिर 1 जनवरी को 48 में इनको ले जाते हैं यूएन। अगेन यूएन ये ले जाते हैं अंडर चैप्टर 6। सो समवन मतलब चैप्टर 6 का मसला ये, एंड दिस इज सेड बाय बुतरोस बुतरोस गाली, इट वाज सेड बाय कॉफी अनान, हर एक ने ये कहा है कि चैप्टर 6 इज नॉन एनफोर्सेबल बाय द यूएन। हम्म चैप्टर 6 का मसला है कि अंटिल बोथ पार्टीज टेक द इशू अप इन द यूएन सिक्योरिटी काउंसिल,
देयर विल बी नो टॉक। हम्म तो ये नॉन एनफोर्सेबल चैप्टर है यूएन का। हम्म सेकेंडली, उस पे हम बाद में आएंगे, बट जस्ट टू मेंशन हियर, बिकॉज ये चैप्टर 6 के अंडर हुआ है, द मोमेंट, देखें आप और मैं हमारा मसला ले जाएं एक सुप्रा नेशनल ऑर्गेनाइजेशन के पास, जो नॉन एनफोर्सेबल उसका मैंडेट है, तो जब तक आप और मैं मिलके इस इश्यू को उठाएंगे जी नहीं, इस पे कोई फैसला नहीं होगा। फिर आप और मैं इस सुप्रा नेशनल ऑर्गेनाइजेशन के मैंडेट के बाहर किसी एग्रीमेंट पे पहुंच जाते हैं, तो ऑटोमेटिकली द यूएन स्टेप्स आउट, बिकॉज जी हमने फैसला आपस में कर लिया। जी ये तो आम कोर्ट में भी इसी तरह होता है ना, आप केस ले जाएं, सिविल केस हम्म ले जाएं, आप आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट कर दे तो कोर्ट विल स्टेप आउट। हम्म सो जब ये इशू वहां पर गया यूएन में, इस पे देखें यूएन का एक मसला है, स्पेशली बिकॉज 47 इट वाज जस्ट एस्टैब्लिश्ड आफ्टर द सेकेंड वर्ल्ड वॉर। यूएन हैज वन इशू के, जब वो सबसे पहले दे कॉल फॉर सीज ऑफ हॉस्टिलिटीज हम्म एंड अ सीज फायर। तो ये हम्म सीज फायर हो गया। अब यूएन ने, एंड दैट वी मस्ट अंडरस्टैंड, यूएन ने ओपनली पाकिस्तान को अग्रेसर नहीं कहा, लेकिन लीगैलिटीज में वी हैव टू रीड बिटवीन द लाइंस एंड द कॉन्टेक्स्ट। यूएन ने जो ट्रूस एग्रीमेंट आई, इसके बाद यूएन ने पाकिस्तान को ये कहा, द गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, कि मतलब प्लेबिसिट की बात हुई। अगेन, प्लेबिसिट अंडर द ब्रिटिश इंडिया एक्ट वाज नॉट समथिंग विच वाज आस्क्ड फॉर, और वाज अ लीगल, मतलब एक लीगल जरूरी नहीं था वो करना, रूलर का मसला था ये। हम्म तो यूएन ने प्लेबिसिट की बात की, फाइन। अब उसमें यह होता है कि यूएन ने जो ट्रूस एग्रीमेंट बनाई, उसमें उसने एग्रेसर पाकिस्तान को नहीं कहा, लेकिन यह जरूर कहा कि प्लेबिसिट के सब्सिक्वेंशियल स्टेप्स जो हैं, उसमें पहला स्टेप यह है कि all those people non-resident in Jammu and Kashmir entered from Pakistan, regulars or tribals, हम्म entered for the purpose of fighting, should vacate these areas. जी तो लीगली स्पीकिंग यूएन यहां पर यह रिकग्नाइज करती है कि पाकिस्तान की प्रेजेंस इलीगल है, जी क्योंकि वो कहती है आपको ये एरियाज वेकेट करने। उसके बाद यूएन इंडिया की प्रेजेंस को लीगली एक्सेप्ट करती है, ये कह के कि द इंडियन, द डोमिनियन ऑफ इंडिया, वो टेक ओवर करेंगे ये सारे एरियाज, और इतनी फौज रखेंगे विच इज नेसेसरी टू मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर। तो कहने का मतलब ये, इन प्रैक्टिकल टर्म्स, इफ पाकिस्तान टॉक्स अबाउट अ प्लेबिसाइड, पाकिस्तान को सबसे पहले गिलगित बल्तिस्तान और पीओके में अपनी फौजें, अपने लोग, अपनी एडमिनिस्ट्रेशन हटानी है। हम्म वो सारी एडमिनिस्ट्रेशन इंडिया के हवाले करनी है, हम्म और इंडिया जब वो पूरे एरिया को टेक ओवर करेगा, तो इंडिया में जो यूएन के या अनसिप के जो ऑफिस हैं गिलगित, मुजफ्फराबाद और श्रीनगर में, यहां पर ये कम्युनिकेशन होगी कि इंडिया हैज टेकन ओवर एंड इज मेंटेनिंग लॉ एंड ऑर्डर, एंड देन अ प्लेबिसेट विल टेक प्लेस। अब अगेन, प्लेबिसेट जो उस वक्त की बात हुई थी, आई थिंक द यूएन ऑल्सो रिकग्नाइज दैट दिस इज ऑल हैपनिंग इन अ फ्लक्स। तो हम्म ये मामला साल, 2 साल, 3 साल में हल हो जाएगा। अब उसको 80 साल हो गया। हम्म टुडे अ प्लेबिसिट इज इम्पॉसिबल। उसकी वजह यह है, पहले तो छोड़ें आप, पाकिस्तान वो एरियाज वॉलंटरली तो छोड़ेगा नहीं, बट उसको भी आप छोड़ दें, लेट्स फॉर द सेक ऑफ आर्ग्यूमेंट से ये सब पहली दो पॉइंट्स पूरे हो जाते हैं। प्लेबिसिट वाज टू बी हेल्ड अमंग द ओरिजिनल जी रेजिडेंट्स ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। तो गिलगित बल्तिस्तान में 74 में स्टेट सब्जेक्ट एब्रोगेट हो गया, वहां पर पठान और पश्तून रहते हैं, हम्म वहाँ शिया पॉपुलेशन को डिमिनिश करने की कोशिश की गई। अच्छा, कश्मीर में 2019, यहाँ पर 2019 में स्टेट सब्जेक्ट एब्रोगेट हो गया। यहाँ पर भी अब दूसरे लोग बसने के लिए आएंगे, आ रहे हैं, डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन, द पीस सिचुएशन हियर। उसके बाद बहुत से लोग, पंडित लोग यहाँ से हमने भगा दिए, उनको मार दिया, वो भी चले गए। अच्छा, बहुत से लोग आप ये देखें कि पीओके की आबादी है 45 लाख, उसमें से 21 लाख लोग बाहर रहते हैं। उनके बच्चे इंग्लैंड में पैदा हुए हैं, यूरोप में पैदा हुए हैं, उनके पासपोर्ट वहाँ के, उनकी उनकी जो उनका इस एरिया से क्या स्टेक है, वी डोंट नो।
इसीलिए पिछली दफा जब पीओके में वो लड़ाई भी हुई थी या वो जुलूस भी हुए थे, वो जो मुहाजिर सीटें थी उस पे इसीलिए बहस होती थी कि भाई ये कराची और इस्लामाबाद में रहते हैं, इनका इस एरिया में कोई स्टेक नहीं है। जी तो प्रैक्टिकली स्पीकिंग आप वो प्लेबिसिट करेंगे कैसे? दूसरा ये है कि हम डिवाइड हुए हुए इतने सालों से। पाकिस्तान ने 49 से गिलगित बल्तिस्तान को इलीगली इंटीग्रेट करने की कोशिश की, एक किस्म का फिफ्थ प्रोविंस बनाया। पीओके को उन्होंने एक कॉलोनी की तरह ट्रीट किया। इंडिया ने अगेन फ्रॉम द लीगल बेसिस इंडिया हैज ट्राइड टू मेन स्ट्रीम जम्मू एंड कश्मीर सिंस 47। आज there is no difference between any other state and Jammu and Kashmir. And then Ladakh is लद्दाखी हमसे काफी टाइम से नाखुश थे कश्मीरियों से। तो आज उनकी भी अलग अलग इश्यूज और अलग प्रॉब्लम्स है। एंड देन द थर्ड थिंग इज ऑफ कोर्स कि सिमला एग्रीमेंट जो हुई आफ्टर द 71 वॉर, जिसमें 94 93 95,000 प्रिजनर्स ऑफ वॉर थे आर्मी के, पाकिस्तानी आर्मी के, उनको छुड़वाया गया। और उसके साथ साथ ये सिमला एग्रीमेंट में ये कहा गया कि जो इशू है जम्मू कश्मीर का, ये एक बायलैटरल इशू है। सो यूएन के लिहाज से जब दो मुल्क बायलैटरली इसको एग्री कर लेते हैं या करना चाहते हैं तो यूएन की जरूरत नहीं रहती। हम्म कमिंग बैक टू द मेन पॉइंट, देखें मैं ये समझता हूं कि बारामूला में शुक्र है खुदा का कि इन ट्राइब्स मैन ने, अगेन इट्स अ क्रूअल आयरनी एंड इट्स वेरी बैड टू से दैट फ्रॉम माय पर्सपेक्टिव, बट शुक्र है कि बारामूला में इनकी पैसों पे लड़ाई हुई। और हाउ एवर क्रूअल इट साउंड्स, बारामूला में ये लोग लग गए कत्लेआम में और लूट में और रेप में, लेकिन वो 3 दिन की वजह से हम बच गए। अगर वो यहाँ आ जाते तो आज हम किसी हम कश्मीरी किसी जनरल या किसी ब्रिगेडियर के घर में बर्तन धो रहे होते, जिस तरह वहां का हाल है। तो हम उस वजह से बच गए। और देर इज you know it is the accession of Jammu and Kashmir to India इस लिहाज से और ज्यादा मायने रखती है। जो बाकी स्टेट्स ने की हैं वो तो उन्होंने की ना, क्योंकि मतलब अब वो दिल्ली के बीचों बीच एक एक प्रिंसली स्टेट था, वो क्या कर लेते हैं, जी उनको तो इंडिया के साथ ही। बट हमारे महाराजा ने, एंड थैंक्स टू हिज फोरसाइटेडनेस एट सम पॉइंट ऑफ टाइम, देखिए आपको ये भी पता है, एंड आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट पर्टिकुलर महाराजा हरी सिंह, बट जो ये रूलर्स होते हैं ना, मोनार्क्स जो होते हैं, ये बहुत नार्सिसिस्टिक भी होते हैं। जी और ये बहुत ये भी होते हैं कि इवन मतलब लुक एट हिटलर, हु वाज अ मतलब डिक्टेटर बट मोनार्क रूलिंग ही थी ना उसकी। या इजिप्शियन मोनार्क्स को आप देख ले, इवन व्हेन हेल इज एट देयर गेट्स, वो अपनी कुर्सी अपना जी मतलब वो नहीं छोड़ते हैं, वो कहते हैं ठीक है हम सब मरेंगे। सो फार साइटेडनेस ऑफ आवर रूलर महाराजा हरी सिंह, ये कि जब उनको समझ आई कि नहीं भाई अब मेरा स्टेट, अब यहाँ मेरे लोग मरेंगे, एंड इर्रेस्पेक्टिव ऑफ मुसलमान हिंदू सिख, जी उन्होंने अपनी कुर्सी छोड़ने का फैसला किया। ही वॉज नॉट ही वॉज नॉट गिल्टी ऑफ एनी नार्सिसिस्टिक ट्रेट, या कि भाई नहीं मेरा ही वंश आगे चलेगा। नहीं, जी ही मेड द राइट डिसीजन ऑफ एक्सीडिंग टू इंडिया। एंड दैट्स व्हाई द एक्सेशन ऑफ कश्मीर टू इंडिया हैज इवन मोर सिग्निफिकेंस, बिकॉज दिल्ली का जो प्रिंसली स्टेट या सल्तनत या जो भी था, उसने ये किसी मतलब उसने ये तबाही और बर्बादी से बचने के लिए नहीं किया। हमारे महाराजा ने इसलिए किया कि ही हैड अदरवाइज देयर वाज नथिंग लेफ्ट। जी तो दैट्स व्हाई इंडिया की ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी बनती है, बहुत बड़ी जिम्मेदारी बनती है कि वो कश्मीर और कश्मीर के लोगों को ये एहसास दिलाने की कोशिश करें कि हम आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, हम आपकी जिंदगी आपकी लाइफ लिबर्टी के प्रोटेक्शन के लिए। द ओनली फ्लॉ which we can count on India's part, and that again has to do with history, the great game. So, is that India did not, implement its legal title all over Kashmir, हम्म all over J&K. हम्म आज का गिल एंड इट कुड नॉट प्रिवेंट द फर्दर डिवीजन ऑफ J&K। अब आज के जमाने में न्यूक्लियर पावर्स और जो वॉर सिस्टम हो गया, इट्स वेरी डिफिकल्ट। ये जो सारे लोग कहते हैं ना कि हम पीओके ले लेंगे,
it's not gonna be a walk in the park. मतलब it's very difficult. आज के ज़माने में I don't see something like that happening. If it happens, nothing better because कम से कम हमारा state unite हो जाएगा. बट आज के ज़माने में we also need to go by geopolitical realities. बट हाँ, इंडिया की ये एक फ्लॉ है कि हमारे महाराजा ने पूरे का पूरा स्टेट इंडिया के हवाले किया और इंडिया पे ये रिस्पॉन्सिबिलिटी आयद की कि इंडिया लाइफ लिबर्टी एंड प्रॉपर्टी को डिफेंड करे एंड टू दिस डे इंडिया हैज सक्सीडेड इन सम पार्ट्स इन गिलगित बल्तिस्तान एंड पीओके इट हैज फेल्ड मिजरेबली बिकॉज वो भी इंडियन सिटीजन्स हैं वो भी आपकी जिम्मेदारी थी शाकसाम वैली जो पाकिस्तान ने चाइना को दे दिया उसको रोकना भी आपकी जिम्मेदारी थी अक्साई चीन को प्रोटेक्ट करना भी आपकी जिम्मेदारी थी तो स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी ये बनती है सो एट द एंड ऑफ द डे ये एक फ्लॉ इंडिया का रहा है और बट उसकी वजह ये है कि देखिए जो ये टेम्पलेट था ये टेम्पलेट जो था और इसीलिए मैं यहां पर बोलना चाहता था कि इलियास खान साहब एंड दैट explains why India has also failed in his responsibility on the long term. इलियास खान है बीबीसी न्यूज के पाकिस्तानी जर्नलिस्ट हैं and this is what he says and it's very important to read this out is the invasion not only traumatized a previously well settled and peaceful Kashmiri society it also set a disastrous pattern for India Pakistan relations. Major General Akbar Khan, an army officer who is widely believed to have played a pivotal role in starting the invasion, emerged as the architect of the philosophy of armed insurrection by aiding non state actors as state proxies. And this is written by Major retired Aga Humayun Amin in his book, The 1947 48 Kashmir War, The War of Lost Opportunities. And the most important part is that template, and this is what he writes. Pakistan repeated this strategy in Kashmir in 65 during the insurgency starting from 1988 as well as in the Kargil war. It also used non-state actors in Afghanistan. But instead of liberating Kashmir or taming Afghanistan, it has led to the weakening of political processes and has militarized society not only in Kashmir and Afghanistan but also in India and Pakistan. तो ये टेम्पलेट जो 47 की थी दिस हैज बीन रीयूज्ड ऑल द टाइम 65 में इवन इन 71 जो रजाकार्स बने थे बांग्लादेश में यहाँ पर यूज हुई देन कश्मीर में इंसर्जेंसी जो 88 में 89 में स्टार्ट हुई एंड देन ऑल्सो इन द करगिल वॉर में भी यही चीज हुई एंड इवन टुडे इट इज बीन यूज्ड एट द सेम लेवल दैट सेम टेम्पलेट नॉन स्टेट एक्टर्स बैक्ड बाय स्टेट प्रॉक्सीज इस्तेमाल होते हैं प्लॉजिबल डिनाइबिलिटी मिलती है बट तखरीबकारी लगी रहती है इंडिया और पाकिस्तान के बीच में तो इस सेंस में एक और चीज ये हुई इंडिया मतलब हम लोगों की मतलब इंडियन गवर्नमेंट की और हम लोगों की एक अनफॉर्चुनेट चीज ये हुई कि हम जो एरिया था हमारे पास हम उसको डिफेंड करने में लग गए क्योंकि उनकी ये टेम्पलेट बार बार इस्तेमाल हो रही थी तो हमारे पास कभी वो मौका ही नहीं आया कि हम इसको सिवाय 47 48 में अगर यूएन नहीं जाते बट हमारे पास वो मौका ही नहीं आया कि हम अपने लीगल टाइटल को इंप्लीमेंट करें बिकॉज वी वर ट्राइंग टू डिफेंड आवरसेल्व्स तो इसलिए हमारे लिए कश्मीरियों के लिए ब्लैक मतलब आई ट्रूली बिलीव कि देखिए the perpetrators and the planners of 22nd of October without a doubt they remain the foremost biggest enemies of the Kashmiri people and the day that invasion began 22nd of October has to be the blackest day of Kashmir history क्योंकि अगर वो नहीं होता तो शायद हो सकता है मतलब आई डोंट बिलीव बट शायद कश्मीर एक इंडिपेंडेंट स्टेट होता अगर वो नहीं होता तो हमारे इतने लोग मारे ना जाते ये टेम्पलेट 80 साल से यहाँ इस्तेमाल नहीं होती और कम अज कम अगर वो नहीं होता तो हम J&K स्टेट एक यूनाइटेड एंटिटी होती खा वो पाकिस्तान में होती खा वो हिंदुस्तान में होती
जो उस वक्त की इंक्लिनेशंस थी वो शेख अब्दुल्ला साहब की भी हिंदुस्तान की तरफ थी। तो कम से कम हम एक यूनाइटेड एंटिटी होते, ये जो लाइन है, क्योंकि देखिए इस लाइन की वजह से बहुत से जो इनफरादी इंडिविजुअल स्टोरीज हैं, मैंने लोगों को देखा है नीलम रिवर, कृष्णगंगा रिवर के इस तरफ और उस तरफ चारपाइयों पे उनके जो रिश्तेदार मर गए हैं उनको खड़ा करके एक दूसरे को उसकी शक्ल दिखाते हैं दफनाने से पहले। तो ये जो लकीर खींची गई है, इसने हम लोग हमें हमें हमारी ट्राइब्स को, फैमिलीज को, रिश्तेदारों को इतना अलग कर दिया। आज अगर मैं अपने किसी रिश्तेदार से उस तरफ मिलने जाना चाहूं तो मुझे वाया दुबई जाना पड़ेगा। वो भी अगर वीजा देंगे पहले तो मुझे, मेरे जैसे आदमी को तो देंगे नहीं, बट फिर भी वो इस तरह फिर मैं जब वापस आऊंगा तो यहां पूछेंगे जी करने जी क्या गए थे। तो बात ये ट्रेजिडीज ऑल ओवर हैं, ऑल ओवर लोगों ने शादियां की। मेरे मिसाल के तौर पे, मतलब फॉर एग्जांपल माय ग्रैंडफादर फ्रॉम माय मदर्स साइड, ही वेंट बिफोर 47, ही वाज डूइंग बिजनेस इन, मतलब इन दिस सब कॉन्टिनेंट, जैसे सारे लोग आते जाते थे, पंजाबी जाते थे लाहौर वगैरह। तो ही वाज डूइंग बिजनेस इन इन दैट एरिया। वो 47 से पहले उस वक्त वहां पर थे। फिर ये लकीर जब खींच दी गई तो वो वहीं रह गए। जी सो एंड आई हैव नेवर मेट हिम। वो फिर मतलब वो उनका इंतकाल भी हो गया, आई नेवर मेट हिम। सो दीज ट्रैजिक स्टोरीज, कम से कम हम यूनाइटेड होते। और इस खित्ते में एक थियोफाशिस्ट स्टेट लाइक पाकिस्तान और अ डिक्टेटरशिप लाइक चाइना, इनके बजाय हम सबके सब, हमारे जो बहन भाई गिलगित बल्तिस्तान और पीओके में भी रहते हैं, वो भी एक एक डेमोक्रेटिक इंडिया विद ऑल इट्स फ्लॉज, a democracy is always with flaws, and maybe in this part of the world जहां पर अभी 70-80 साल इंडिपेंडेंस को हुए हैं, it's unfair to compare democracies of this part of the world with colonial powers and rich colonial powers of Europe. तो with all its flaws still a working democracy, हम इसका हिस्सा होते हैं। तो इसलिए हमारे लिए 22 अक्टूबर सबसे ब्लैकेस्ट डे है। आई मीन इस पे मैं आपको बड़े ध्यान से सुन रहा हूँ एंड आई मीन देयर आर इंस्टेंसेस व्हिच आर वेरी मूविंग, जो जो चीजें हुई जो आप बता रहे थे। और शहबाज शरीफ को तो सिर्फ वी कैन, आई मीन आई जनरली डोंट से थैंक्स टू हिम, बट उन्होंने ये ट्वीट करके, एक पोस्ट करके हमें ये मौका दिया कि ये देखिए जो आपने जुनैद जी बताया, ये फैक्ट ज्यादा लोगों को पता नहीं है। मुझे लगता है कश्मीर तक में नहीं पता होंगे। तो ये बहुत जरूरी है कि इस तरह की आवाज लोगों तक पहुंचे, सच्चाई उन तक पहुंचे, फैक्ट्स उन तक पहुंचे, रादर देन रेटोरिक और जिंगोइज्म में हम जीते रहें। और और ये सारे जो आपको मैंने आपको जितने जी भी आप जी जी ये सब पाकिस्तानी रेफरेंसेस है। और आपने जो अंत की तरफ कहा ना कि वेस्टर्न यूरोप और उनकी डेमोक्रेसी, आई मीन प्रेजेंटली जो मैं एक हम लोग एक नज़ारा देख रहे हैं डेमोक्रेसीज का यूरोप और अमेरिका में, आई थिंक वी आर स्टिल बेटर ऑफ। वी हैव हम्म। आवर फ्लॉज बट वी आर बेटर ऑफ। वी आर नॉट साइकोविड्स ऑफ द ऑर्डर जो हमें दिख रहा है दुनिया में। और समय की बाध्यता ये हमेशा हमारे लिए टाइम। और जुनेद जी शहबाज शरीफ साहब को या नवाज शरीफ या शरीफ फैमिली को ये चीजें करने से पहले बहुत ज्यादा सोचना चाहिए, क्योंकि बुनियादी तौर पे ये लोग भी कश्मीरी हैं। शहबाज शरीफ की फैमिली, इनके दादा कश्मीरी हैं। इन पे इनके इनके परदादा दादा, इन पे भी जुल्म हुआ है। पर ये सियासतदान है, इन्हें इनको फर्क नहीं पड़ता है। ये ये सियासतदान भी है, इन्हें सही फर्क बात, नहीं पड़ता है। ये भी ये सही हमें बात। और हमारे और आपके जैसे सामान्य लोगों पे फर्क ज्यादा पड़ता है। एंड आई होप, आई हैव अ वेरी स्ट्रांग होप एंड विश दैट द शरीफ्स वॉच दिस, वो आपको सुने आई होप सो। और सुने और अगले साल फिर सोच करके ट्वीट करें। I will have to end on this, Junaid ji, although we can थैंक यू go वेरी मच। on for a longer time, but I have to end on this. बहुत बहुत धन्यवाद इस सारी चीजें हमसे शेयर करने को, and we'll keep coming back to you. Thank you. थैंक यू वेरी मच। थैंक Thank यू। you.